बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और उसका टॉपिक जो है कंपाउंड। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक्स में से भी एक टॉपिक कंपाउंड है, तो इसलिए ये एक लेंथी टॉपिक भी है। तो इस वजह से मैंने ये कोशिश किया है कि इसको जो है ना 2 लेक्चर्स में जो है ना रिप्रेजेंट किया जाए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि कंपाउंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की थी। आगे जो कंपाउंड होते हैं वो भी आगे क्लासीफाई किए जाते हैं 2 तरह के कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। तो कल हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। वो ये कह रहा है कि कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट, जो कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है, ये जो कि एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, केमिकली मिले होते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मैथ। जब उनको रेशियो, उनका जो मैथ की रेशियो होती है फिक्स्ड रेशियो में, जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो आगे हमारे पास नई चीज़ बनती है इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो आगे हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो 2 आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक जो आयनिक कंपाउंड होता है NaCl होता है, उसमें जो सोडियम एटम होता है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर रहा होता है, और जो हमारे पास क्लोरीन एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन करके क्लोराइड बन जाता है। लेकिन जो इसके बारक जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका लेन देन नहीं होता, बल्कि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है ना बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो कोवलेंट आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म। तो वैसे तो ये जो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो ये कह रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब आप ये कह सकते हैं कि जो है ना हमें ये जहाँ पे भी मिलेगा ना, जो हमारे पास खाने का जो नमक होता है इसका एक मॉलिक्यूल हमें नहीं मिलता। ये जहाँ पे भी हमें मिलेगा ये लस्टर फॉर्म में मिलेंगे, 3D क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में। जिस आप कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल होता है या एक एटम होता है उसको जो बाकी उसके अपोजिट चार्ज एटम्स होते हैं उन्होंने इसको घेरा होता है, सराउंड किया होता है। लेकिन इसके बरक्स जो कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट मोस्टली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है H2O, ये जो है ना इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर हम जो है ना वाटर का एक ड्रॉप लें, उसका भी आप कह सकते हैं जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम ही होंगी। इसी तरह 1 लीटर ऑफ जो होगा ना वाटर का, उसी की भी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। इसलिए जो कंपाउंड होते हैं कोवलेंट कंपाउंड वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आगे नेक्स्ट है दे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस इन विच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास होते हैं ना आयनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस के फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 डायमेंशन आप कह सकते हैं जिस तरह आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। जिस तरह अब ये हमारे पास है, अब ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास है जी एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो ये इस तरह जो है ना 3 डायमेंशनल स्पेस में जो 3D है ना हमारी स्पेस, उसमें जो है क्रिस्टल लेटस जो इनका होता है वो 3D होता है। अब जो इनके जो एटम्स होते हैं वो एक्स एक्सिस के अलांग भी होते हैं, वाई एक्सिस के अलांग भी होते हैं और जी एक्सिस के अलांग भी होते हैं। जिस तरह आप अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास सोडियम एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसको जो है ना क्लोरीन जो क्लोराइड आयन होते हैं ना Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इधर भी Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब ये जो सोडियम एटम है इसको जो है ना जो होते हैं
हमारे पास क्लोराइड एटम्स होते हैं ना, उन्होंने इसको घेरा होता है, सराउंड किया होता है। ये आप समझ रहे ना, इन विच ईच आयन आप कह सकते हैं कि ईच आयन, ये सोडियम का एटम है हो गया, इज सराउंडेड बाय ऑपोजिट। अब ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सराउंड किससे होगा, नेगेटिव चार्ज एटम से। इज सराउंड बाय ऑपोजिट चार्ज आयन एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। और इनके दरमियान जो होती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास होंगे क्लोरीन एटम होगा, क्लोराइड, जो क्योंकि जो क्लोरीन तो होता है Cl2 की फॉर्म में जब होता है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो उसका जो Cl नेगेटिव होता है उसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड आयन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके जो है ना सारे चारों तरफ पे इसको जो घेरा होगा वो होंगे सोडियम आयन, Na पॉजिटिव हर तरफ से चारों साइडों से जो है ना होंगे Na पॉजिटिव जो होते हैं, उन्होंने इसको घेरा होता है। तो इनके दरमियान भी जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो इसी तरह आप कह सकें कि इस तरह आपके जिस तरह ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये सोडियम को क्लोरीन ने घेरा, क्लोराइड आयन ने घेरा होता है और क्लोराइड आयन को सोडियम आयन ने घेरा होता है। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है कि एक जो है NaCl अलहदा हम उसको सेपरेट कर सकें। लेकिन जो हमारे पास होता है इक्विवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल होता है ना वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड होता है। जिस तरह अब देख लें, जो हमारे पास ये वाटर की एग्जांपल कर रहे थे, तो जो जितने भी वाटर के अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो उनकी भी जो शेप होगी वो सेम सिमिलरली इसी तरह बेंट और एंगुलर शेप होगी, यही टाइप की होती है। तो वही बात आप लोगों को पहले भी बताइए कि चाहे आप लोग उसका एक ड्रॉप ले लें वाटर का, चाहे वो 100 ml ले लें, चाहे 1 लीटर ले लें, उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम एज इट इज ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो व्हाइल द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप लोगों को भी जैसे जो है ना थोड़ा जो है ना समझ आ रही होगी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, जबकि जो दूसरा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। लेकिन वहां पे कोवलेंट कंपाउंड में जो है ना वो जस्ट शेयरिंग हो रही होती है, एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, तो बॉन्ड बनते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। तो यहाँ इसकी बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होता है वो एज कंपैरेटिवली कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज जो होती हैं उनको ब्रेकअप करने के लिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी, जो एनर्जी जो कि हमें किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं, जो हमें एनर्जी उसको देते हैं वो हीट की फॉर्म में देते हैं, तो ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। यही है कि जो NaCl होता है, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जबकि इसके बरक्स ये जो हमारे पास होता है वाटर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास होता है ना आइस होती है वो वाटर में मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखें कि जो NaCl है, एक जो आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि जो हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ से आप लोग गैस कर सकते हैं कि कितना फार डिफरेंस है, कितने स्ट्रॉन्ग हमें जो है ना एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी ये जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होंगे उनको मेल्ट करने के लिए। सेम बॉइलिंग पॉइंट में भी आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ऑलमोस्ट 1300 का जो है ना वो डिफरेंस है, जिससे हम गैस कर सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर आगे हमारे पास है जो लास्ट में पॉइंट है आयनिक कंपाउंड का, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। अब वाइल जो हमारे पास जो होते हैं ना कोवलेंट कंपाउंड, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरह जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो फार्मूला होगा ना, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होगा उसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला यूनिट Na। सोडियम क्लोराइड के लिए होगा NaCl।
सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये जो NaCl है ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा बल्कि पूरे यूनिट को, क्रिस्टल लेटेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हम इसका जो फार्मूला होता है उसको हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम ब्रोमाइड जो होगा उसका जो फार्मूला यूनिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं KBr, ब्रोमाइड KBr। लेकिन इसके बरक्स जो हमारे पास इधर जो कंपाउंड होते हैं मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें, क्योंकि एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो ही जो है ना पूरे के पूरे कंपाउंड के हमें ट्रू पिक्चर दे रहा होता है, ट्रू प्रॉपर्टीज बता रहा होता है। ये देखें ना, कोवलेंट कंपाउंड, ए मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। उनमें से जो कंपाउंड होता है ना उसका जो एक अगर हम मॉलिक्यूल भी ले लें तो वो सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर हमें बता देता है। तो इसको हम लोग जो है ना उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, इसी तरह हमारे पास H2SO4 हो गया, इसी तरह हमारे पास CH4 मीथेन। इसी तरह हमारे पास जो है ना कंपाउंड की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ जो एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है और एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात जो है ना एग्जाम में उनके रिलेटेड जो उनके केमिकल फार्मूला जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारे पास कंपाउंड होता है वाटर, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है H2O। इसी तरह जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है केमिकल फार्मूला NaCl। इसी तरह हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो फार्मूला होगा वो होगा NaOH। अब देखें ना, ये जो सोडियम का तो हमें पता है, हाइड्रोक्साइड भी हम लोगों ने जब रेडिकल पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उनकी जो उसको हम रेडिकल बोलते हैं, और उसकी एग्जांपल में हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड को भी स्टडी किया था। आगे हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेका, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डेका हाइड्रेटेड। तो ये हमारे पास वाशिंग सोडा भी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaO। इसी तरह जो शुगर है चीनी C12H22O11 इसका केमिकल फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। इसी तरह अमोनिया जो है उसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो NH3 होता है। अक्सर में से आप लोगों को जो है ना ये फार्मूला लिखने आ गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने वैलेंसी स्टडी की होगी, लेकिन जब इस तरह पूछा जाता है तो फिर तो स्टूडेंट जवाब दे देते हैं वाटर के लिए H2O, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl। लेकिन अक्सर का जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरह पूछा जाता है कि कॉमन सॉल्ट का जो है ना फार्मूला बताएं, कास्टिक सोडे का फार्मूला बताएं, या फिर वाशिंग सोडे का बताएं। इसी तरह लाइम स्टोन का जो फार्मूला होता है वो पूछ लिया जाता है। तो वो फिर जो है हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके जो कॉमन नेम होते हैं आप लोगों को याद करते वक्त उनके कॉमन नेम भी याद होते हैं। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉमन साल्ट। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या होगा तो वो सेम एज इट इज वही होगा जो कि सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो कॉमन नेम है जो मार्केट में यूज होता है वो होता है कास्टिक सोडा। जो कास्टिक सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। अगर कास्टिक सोडे का फार्मूला पूछ लिया जाए या हमारे से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला पूछ लिया जाए तो वो ये सेम ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह जो हमारे पास है वाशिंग सोडा जो होता है उसका भी जो फार्मूला होता है वो ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड वाशिंग सोडा। इसी तरह क्विक लाइम जो चूना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। इसी तरह हमसे जो है एक मिस हो गया है जो कि हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है, उसमें वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका जो फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला वो होता है CaCO3। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज हुआ था वहां पे ये जो हमारे पास था सोडियम के 2 एटम यूज हुए थे, लेकिन कैल्शियम 1 यूज हो रहा है क्योंकि कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, लेकिन जो सोडियम की वैलेंसी है वो 1 है। ये जो 7-10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये उसके साथ जो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होते हैं जब इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, तो इसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये वाशिंग सोडा जब बनाया जाता है तो उसके साथ जो 10 आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो भी क्रिस्टलाइज किए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको हम लोग लाइमस्टोन
चूने का पत्थर भी बोला जाता है। इसका जो कॉमन नेम है लाइमस्टोन। तो अब आप लोगों ने जब इसको याद कर इनके केमिकल फार्मूले याद करने हैं कंपाउंड के, तो साथ में उनके जो कॉमन नेम है, जो कमर्शियल नेम यूज होते हैं, वो भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं। जिस तरह अगर पूछ लिया जाए कि लाइमस्टोन किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर ये पूछ लिया जाए कि क्विक लाइम किसे कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का जो आप कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसी तरह कास्टिक सोडे के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो कॉमन साल्ट है, हाँ जी, और एक जो कॉमन साल्ट का एक और जो कॉमन नेम है वो भी है टेबल साल्ट भी इसको बोला जाता है। तो अक्सर जो है ना, ये जो एग्जामिनर होता है वो इस तरह पूछता है कि कॉमन साल्ट का फार्मूला लिखें, कास्टिक सोडे का फार्मूला लिखें, वाशिंग सोडे का फार्मूला लिखें, क्विक लाइम का फार्मूला लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।